नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी ने की चुनावी रैली। तो सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा, तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा। आज लोगों को अपना खुद का घर मिल रहा, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा। पिछले 9 साल में भारत की तस्वीर बदली है। आज माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता। चुनाव के द्वितीय चरण में कल सायंकाल प्रचार बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश के सबसे अधिक नगर निकाय 762 नगर निकायों के लिए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती है, तो इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव नगरीय जीवन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, नगरीय जीवन में लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने है। 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। अब खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खां के बिगड़े बोल नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले आजम खां। बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी शफीक अंसारी पर आजम खां ने बोला कि आजम खां ने शफीक अंसारी को नमक हराम कहा। स्वार की गलियां बंटने वाला पैसा मेरे कलम का है, तो शफीक तुमने बिरादरी की नाक कटवा दी। मेरे ही पैसे पर मुझ पर गुर्रा रहे हो, तो गंदगी खानी थी तो सीधे सीधे फूल लाते। शफीक अंसारी, तुम ये क्या निशान ले आए? ऊपर हुए उस जुल्म को और तुम्हारे छीने हुए हक के खिलाफ सूखा पड़ गया। लगान देने का पैसा नहीं था तुम्हारे अजदाद के पास, तुम्हारे दादा के पास, तुम्हारे नाना के पास, तुम्हारे खालू और फूफा के पास और तुम्हारे सगे बड़े भाई के पास। लेकिन हुक्म था कि अनाज लेकर पहुंचना है और किसान अनाज लेकर पहुंचा था। गोली चली थी और अनाज खून में रंग गया था, लेकिन वो अनाज किसान को नहीं मिला। वो अनाज भी तुमसे छीन लिया गया और तुम्हें मिली सिर्फ तुम्हारे घरों की और तुम्हारे बुजुर्गों की लाशें। उनसे लड़े हम। एक तारीख लिखी है हमने, एक ऐसा इतिहास लिखा है जिसे सिक्के खरीद नहीं सकते। जात और बिरादरी के नाम पर हमारी सियाह रातों का दाम नहीं लगाया जा सकता।
अब खबर कानपुर से है, जहां नहीं थम रही इरफान सोलंकी की मुश्किलें। बांग्लादेशी रिजवान को संरक्षण देने का मामला है। इरफान सोलंकी और सपा पार्षद मुन्नू रहमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। विधायक इरफान पार्षद मुन्नू रहमान के लेटर पैड जारी कर दी थी बांग्लादेशी को नागरिकता। तो इसी मामले में पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट। जांच पूरी होने के बाद आयोग ने दाखिल की चार्जशीट। और अधिक जानकारी के साथ रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। रामजी, लगातार इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और देखिए, जब से बांग्लादेशी नागरिक को जिस तरह से भारत की नागरिकता दिलाई गई, उस मामले को लेकर अब धीरे धीरे चार्जशीट भी दाखिल कर ली गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उन पर लगातार जो पुलिस शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कानपुर में जो मामला था कि बांग्लादेशी विद्वान वो अपने परिवार के साथ फर्जी दस्तावेज बनाकर कानपुर रह रहा था। ये जब पूरे मामले की पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस जब छानबीन की तो ये बात निकल कर सामने की सपा के जो विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मुन्नू रहमान दोनों ने अपने लेटर पैड पर जो रिजवान थे उसको भारत की नागरिकता दिलाने के लिए लेटर पैड दिया था और उसके बाद उनको कानपुर में चुपचाप तरीके छुप कर रहने की जानकारी थी, वो भी पुलिस छुपाई थी। कि जब पूरे मामले की जब पुलिस ने जानकारी करी, जांच करी तो सारे तथ्य सामने आए। सामने आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और दोनों को जेल भेज दिया। इसके बाद जब मामले की जांच हुई तो सत्यता सामने पुलिस ने कोर्ट में दोनों खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे कि उनका जो आगे की कार्रवाई है वो कोर्ट के द्वारा की जा सके। मैं आपको बताते चलूं कि जब से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने जिस महिला के घर पर कब्जा करके आगजनी की थी, उस पूरे मामले के बाद से लगातार कानपुर पुलिस कमिश्नर लगातार समाज सपा विधायक व उनके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करे। उसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है और इस पर चार्जशीट लगा कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि अब तक 13 मुकदमे समाज सपा विधायक के खिलाफ दर्ज, इसमें 9 के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हो गई है और 4 अन्य मामलों की जांच चले, जिस पर जो एडिशनल जो यहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर है आनंद प्रकाश उन्होंने साफ तौर बताया कि पूरे जो अन्य 4 मामले चले उन पर भी जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी, जिससे कि उन पर जो कानूनी प्रक्रिया तय जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रामजी इस जानकारी को देने के लिए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती थी। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया। तो वहीं आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई। फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर पर रुकी थी। दूसरी तस्वीर में बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कौशांबी कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि गुड्डू मुस्लिम अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था। अतीक के करीबी ने गुड्डू मुस्लिम को असलहे भी उपलब्ध कराए थे। तीसरी तस्वीर में माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी से जुड़ी खबर है। आयशा नूरी के सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। उमेश पाल शूट आउट केस में पुलिस ने आयशा नूरी को आरोपी बनाया है। खबर बिजनौर से है, जहां धर्म परिवर्तन की जिद पर अड़ा दलित युवक के समुदाय ने पंचायत कर दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने धर्म परिवर्तन की जिद पर अड़े युवक को हिरासत में लिया है। दलित युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाना सियोहारा के रसूलपुर इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन की जिद पर अड़े युवक को हिरासत में लिया है। दलित युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जालौन में माहौल खराब करने का किया गया प्रयास। अराजक तत्वों ने तोड़ी शीतल माता की प्रतिमा। मंदिर का ताला तोड़कर देवी की प्रतिमा को खंडित किया। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गांव में माहौल तनावपूर्ण, मूर्ति क्षतिग्रस्त देखकर पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आटा थाना क्षेत्र के ग्राम अटरिया का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से माहौल बिगाड़ने के लिए माता की मूर्ति को खंडित किया गया। जब मंदिर खोलकर पुजारी ने
माता की मूर्ति को खंडित देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद और किस तरीके से अराजक तत्वों ने शीतला माता की प्रतिमा को खंडित किया। तो मंदिर का ताला तोड़कर देवी की प्रतिमा को खंडित किया गया। कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास गांव में, लेकिन गांव में माहौल इस वक्त तनावपूर्ण, भारी पुलिस फोर्स मौजूद। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माता की प्रतिमा को खंडित किया गया है। शीतला माता की ये प्रतिमा थी, जहां मंदिर का ताला तोड़कर शीतला माता की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। अब खबर आगरा से है, जहां भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला है मोर्चा। रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बाबू की शिकायत की। बाबू ने रसूख के चलते आचार संहिता में करवाया ट्रांसफर। बाबू का बदसलूकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बीएसए आगरा और पंडित जाति को गाली दे रहा बाबू करोड़ों रुपए कमाने की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे रहा। तो कर्मचारी ने डीएम और सीडीओ आगरा से की थी शिकायत। बाबू ने शिकायत करने वाले कर्मचारी का करवाया ट्रांसफर। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भ्रष्ट बाबू पर जमकर कृपा है। तो वायरल ऑडियो सामने आने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। तो आइए अब आपको भ्रष्ट बाबू और आगरा बीएसए का ऑडियो सुनाते हैं। और जैसे अनुराग भैया की व्यवस्था उन्होंने बना दी है यहाँ से, इलेक्शन शिक्षा मैंने दे जाने का शुरू कर दिया। बीएसए तो पंडित कैसे कैसे खेतर मारी मुझे पता अरे पंडित ना पन्ना बताइए खटारा पंडित इतने है बताइए बताओ ना मुझे मौका ना मिल लो कितने पंडित है दादा ये तो मालूम है और पंडित मैंने एक से देखे पंडित चाहती है संभाल ले तो ये क्या की जरूरत पड़ेगी लाठी चार्ज मैं कब करूंगा दोनों भैया एक मौका तो दो अब तो दो एक मौका दो। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर मुंशीगंज में पिता के बेटे के साथ की आत्महत्या। पिता ने मासूम बेटे के साथ फांसी लगाकर जान दे दी है। पहले बेटे को फंदे पर लटकाया, फिर खुद भी लगाई फांसी। 1 साल पहले मृतक की पत्नी ने भी की थी आत्महत्या। 1 साल पहले मृतक की पत्नी का रेलवे ट्रैक पर मिला था शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोसाईगंज पुलिस जांच में जुटी। तो पिता ने बेटे के साथ आत्महत्या की 1 साल पहले। गोसाईगंज के कस्बा अमेठी में आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक पिता द्वारा अपने 6 वर्षीय बेटे को गला दबा के मारने के उपरांत स्वयं एक तार का फंदा बनाकर उस पर फांसी लगाने की सूचना थाना गोसाईगंज पुलिस को प्राप्त हुई, जिसपे तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल पे ही सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसको कब्जे में लेकर उसका परीक्षण किया जा रहा है। यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक द्वारा अपनी 8 वर्षीय बच्ची का भी गला दबाकर मारने का प्रयास किया गया, पर किसी तरह से वो बच्ची वहां से छूटकर पास में ही अपने चाचा के घर चली गई और शोर मचाया, जिसके बाद इस घटना की जानकारी आसपास रहने वाले परिजनों को हुआ। इस प्रकरण के संबंध में सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही। बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया घोषित होने के साथ ही पहलवानों को लेकर भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। सर, दूसरे चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारियां है, क्या कुछ उम्मीदें हैं खासतौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव लड़ती है, दूसरे चुनाव में कार्यकर्ता निरंतर लगे ही रहते हैं। और नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हम सारी की सारी सीटें जीतने वाले हैं।
इसमें कहीं विपक्ष का कोई खाता भी नहीं खुलने वाला है। शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? अब जब उनका परिवार माफिया था तो किसी को माफिया घोषित कर देना ये कोई अचंभव की बात तो है नहीं। और माफिया थे तो माफिया है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक नेताओं और संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी कई नेता यहां पे कर जा रहे हैं। आज तमाम किसान पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों से और कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग भी तोड़ा गया, घसीटा गया और अंदर जाने की कोशिश की गई। देखिए, ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोपरि अदालत है, उस पर इनको विश्वास करना चाहिए। उस जांच जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और खिलाड़ियों के साथ राजनीतिक नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच की जाए, तो जांच तक तो हर व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। अब उसमें राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कूद रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। केरल स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई विपक्ष के नेताओं की अगर हम बात करें, बैन करने की बात कही जा रही है या नहीं दिखाने की बात कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसे बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। देखिए, केरल स्टोरी को देश की जनता को, युवाओं को देखना चाहिए और बढ़ चढ़ कर देखना चाहिए कि हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर देश में कौन सी कृत्य किया जा रहा है, लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को लालचे दे करके। कई सारे ऐसे रैकेट पकड़े गए हैं। इस पे सरकार को बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए और इसको पूरे देश की जनता देखे। देखने से हमें महसूस होगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता, जिन्होंने न्यूज़ ऑन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो इसके साथ